हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीसीए कोडर्स। आज हम देखने जा रहे हैं कि इंटर्नशिप के टास्क 5 को हम कैसे कंप्लीट करते हैं, हमारा टास्क 5 बोलता क्या है और उसको हम कैसे उसको एनालाइज करते हैं, क्या भी जो भी कुछ बोलता हो उसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं हमारा टास्क 5 क्या कह रहा है। टास्क 5 कह रहा है एनालाइज ट्रैफिक एक्सीडेंट डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट, वेदर एंड टाइम ऑफ डे, विजुअलाइज एक्सीडेंट हॉटस्पॉट एंड कॉन्टिन्यूटिंग फैक्टर। मतलब कि हमको एक एक्सीडेंट का डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जिसके पैटर्न्स को एनालाइज करना है, रोड की कंडीशंस को एनालाइज करना है, वेदर टाइम सबको एनालाइज करके हमको एक ग्राफ विजुअलाइज करना है जो हमको बताएगा कि किस वजह से हमारे एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, कौन से हॉटस्पॉट्स पे एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। तो नीचे हमारा डेटा सेट दे रखा है। तो हर वीडियो की तरह मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रख रखा है उस डेटा सेट को। आरटीए डेटा सेट का आपका है। अगर ये आपको डेटा सेट नहीं मिलता तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा गिटहब की रिपोजिटरी में कैसे इस डेटा को आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ओपन करते हैं जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक में हम पाइथन के टास्क को बहुत आसानी से कंप्लीट करते हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं जुपिटर नोटबुक का। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड पूरा लिख के एग्जीक्यूट करा रखा है क्योंकि कोड बहुत ज्यादा बड़ा है और मैं लिख के अगर आपको समझाने लगूंगा तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हमारा टास्क 5 है ये। टास्क 5 बोल के आ रहा है वो हमारा हम यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। उसके बाद हमको लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना है। यहाँ पे मैंने कमेंट आउट इस कर रखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे नमपाई को इंपोर्ट करना है, पांडास को इंपोर्ट करना है, सीबोन को इंपोर्ट करना है, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना है और वार्निंग्स नाम की एक लाइब्रेरी होती है, इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद हमको डेटा सेट को लोड करना है, सेम वही प्रोसेस है। डीएफ वेरिएबल में हमको रीड अंडरस्कोर सीएसवी करके यहाँ पे हम इसका पूरा फाइल का पाथ यहाँ पे लिखे हैं। अगर हम फाइल का पाथ ना लिखना चाहें, मैं इसी फोल्डर के अंदर किया हूँ, तो ये मैं इतने को हटा देता हूँ, तो तब भी मेरा डेटा सेट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हेड फंक्शन लगा के मैं ऊपर से 5 डेटा को यहाँ पे देख लेता हूँ। फिर इसके बाद इस डेटा के शेप को देखना है। मतलब 12,316 रोज हैं और 32 कॉलम्स हैं इस पूरे डेटा सेट में। स्टैटिक्स ऑफ द डेटा मतलब डिस्क्राइब मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बोल रहा है इस डेटा का, 75% 25% आप डिस्क्राइब की हेल्प से देख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब इंक्लूडिंग ऑल, मतलब कि जो भी हमारे इसमें, जैसे ये सिर्फ दो पार्ट आपको दिख रहे होंगे, नंबर ऑफ व्हीकल्स और नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, इसको इसके साथ साथ बाकी जो भी हमारे यहाँ पे कॉलम्स है, जब हम ऑल फंक्शन का यूज करते हैं तो बाकी हमारे जो कॉलम्स है वो भी हमको यहाँ पे डिस्क्राइब में शो होने लगते हैं। उसके बाद इन्फो। इन्फो मतलब वही इंफॉर्मेशन हमारे डेटा सेट के बारे में, कौन सी नल वैल्यूज हैं, कौन सी इसके डेटा टाइप्स हैं, नॉट नल है, क्या है, कैसे है, सब यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिटिक्स में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करते हैं। सेम वही प्रोसेस है, डीएफ डॉट डुप्लीकेट सम जीरो, मतलब कि हमारे डेटा सेट में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं। इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सीडेंट। यहाँ पे डीएफ वेरिएबल के अंदर एक्सीडेंट सेवरिटी डॉट वैल्यू काउंट्स, यहाँ पे हम इसको देखते हैं। स्लाइट एक्सीडेंट इंजरी कितनी है, इतनी है। सीरियस इंजरीज कितनी हुई है, 1400-1700 हुई है। फेटल इंजरीज कितनी है, 158 हुई है। ये हमारा एक कॉलम का नेम है जिसके अंदर हमको डेटा यहाँ पे हमारा मिल रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एस एन एस काउंट प्लॉट पे हम यहाँ पे इसी कॉलम को हम यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं। यहाँ पे हम इसको टाइटल दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सीडेंट सेवेरिटी। यहाँ पे जो टाइटल है वो यहाँ पे शो हो रहा है और इसमें जो हमने यहाँ पे देखा सेम वही हमारा ग्राफ के फॉर्म में शो हो रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा में कितनी हमारी मिसिंग वैल्यूज हैं, नल वैल्यूज हैं, उसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले इजना फंक्शन डॉट सम लगा के हमारे डेटा सेट में कितनी भी नल वैल्यूज हैं वो हम चेक करते हैं। तो हम सबसे ज्यादा नल वैल्यूज 4427 इस कॉलम में है, डिफेक्ट ऑफ व्हीकल कॉलम में। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं ड्रॉपिंग कॉलम्स विच हैज मोर देन 2500 मिसिंग वैल्यूज एंड टाइम कॉलम्स। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉलम है जिसमें 2500 से ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं, दो कॉलम यहाँ पे हो गए और दो कॉलम यहाँ पे हो गए, चार कॉलम। तो मैं यहाँ पे df डॉट ड्रॉप लिख के
चारों कॉलम्स का यहाँ पे नाम लिख देते हैं। एक्सिस इज इक्वल टू 1 मतलब एक्स वाई एक्सिस पे है, इम्प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। उसके बाद हेड करके हम फंक्शन को देखते हैं, तो हमारे रोज जो है वो 27 कॉलम्स ही रह गई। 5 रो जो हम हेड फंक्शन का लगाए तो 5 रो दिख रहा है, 32 में से सिर्फ 27 कॉलम्स ही यहाँ पे हमारे बचे हैं, बाकी बाकी कॉलम्स हमारे ड्रॉप हो चुके हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्टोरिंग कैटेगरिकल कॉलम नेम टू अ न्यू वेरिएबल। यहाँ पे कैटेगरिकल नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे फॉर आई इन डी एफ कॉलम्स इफ डी एफ आई इज इक्वल टू ओ द कैटेगरिकल वैल्यू एज कैटेगरिकल। यहाँ पे हम कैटेगरिकल वैल्यूज को यहाँ पे अलग करते हैं पूरे डेटा सेट में, इसको हम अलग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फॉर कैटेगरिकल वी कैन रिप्लेस नल वैल्यूज ऑफ मोड ऑफ इट। यहाँ पे जितनी भी कैटेगरिकल वैल्यूज हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं, फिल कर देते हैं फिलना फंक्शन का मेथड का यूज करके। उसके बाद फिर चेक करते हैं कि हमारे कॉलम्स में कितनी नल वैल्यूज हैं, फिर वही इजना फंक्शन डॉट सम लगा के, तो हमारे अब डेटा सेट में हमारे कॉलम्स में कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, 0 0 0 है। इसके बाद इस डेटा सेट को हम यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज में प्लॉटिंग रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ कैजुअलिटीज एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व। दो कॉलम्स के बीच में हम यहाँ पे डेटा सेट को प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ कैजुअलिटीज और नंबर ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व के। तो एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट का हम यूज करते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारी नंबर ऑफ कैजुअलिटीज और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से, स्कैटर प्लॉट हमारा कुछ इस तरीके से बन के आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों यहाँ पे जो उस कॉलम्स में वैल्यूज हैं वो यहाँ पे हमको सिंपली शो हो रही हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगली तरफ, हमारा यहाँ पे ज्वाइंट प्लॉट, हमको यहाँ पे ज्वाइंट प्लॉट बनाना है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सेम वही चीज रखते हैं, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व। तो हमारा ये स्कैटर प्लॉट के साथ साथ ये साइड में आपको ग्राफ भी दिख रहा होगा बार चार्ट के रूप में, तो ये हमारा है ज्वाइंट प्लॉट। इसके बाद हम देखते हैं चेकिंग द करेक्शन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यूज। इसको हम चेक करते हैं डी एफ डॉट सी ओ आर आर मेथड का यूज करके। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व में नंबर ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0.21 है। उसके बाद हम करते हैं प्लॉटिंग द कोरिलेशन यूजिंग हीट मैप। तो यहाँ पे हम हीट मैप का यूज करते हैं कोरिलेशन प्लॉट करने के लिए, इस सी ओ आर आर जो नाम पे हमने फंक्शन बनाया था उसमें। तो हमारा जैसे ही हम आप लिखते हैं एस एन एस डॉट हीट मैप और डी एफ डॉट स्कॉर, तो ये हमारा ये जो हीट मैप का ग्राफ है ये हमको शो होने लगता है। इसके बाद स्टोरिंग न्यूमेरिकल कॉलम्स नेम टू अ वेरिएबल। इसमें हम न्यूमेरिकल कॉलम्स नेम इस वेरिएबल के अंदर हम चेक करते हैं। तो न्यूमेरिकल नाम की एक हमारा वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे कर रखा था ऊपर, आप देख सकते हैं इस जगह पे, इस जगह पे इस जगह पे जैसे हमने कर रखा था, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इस दूसरे कॉलम को स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफाई करने के बाद हम इसको भी प्लॉट प्लॉट के रूप में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स में। यहाँ पे फिगर की फिगर साइज 10,10 यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं, प्लॉट नंबर इज इक्वल टू 1 डिस्क्राइब कर देते हैं, और फिर एक लूप लगाते हैं फॉर आई इन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स नाम का जो एक हमारा ये वेरिएबल था जो हमने बना रखा था, इसमें हम आई लूप चलाते हैं इफ प्लॉट नंबर इज ग्रेटर इक्वल्स टू डी एफ डॉट शेप। मतलब इस शेप के अगर इक्वल है या उससे ज्यादा है तब हमारा ये लूप काम करेगा। यहाँ पे सब प्लॉट्स बना देते हैं, हिस्टोग्राम बना देते हैं, एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे क्या लिख के आएगा, वाई टेक्स मतलब वाई एक्सिस पे। उसके बाद टाइटल हमारा जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, और प्लॉट नंबर +1 यहाँ पे हम उसको डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारा दो ग्राफ बन के हमको यहाँ पे सिंपली शो हो रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे काउंट प्लॉट फॉर कैटेगरिकल वैल्यूज। हमको काउंट करना है हमारी कैटेगरिकल वैल्यूज के लिए, तो हम फिगर साइज डिफाइन कर देते हैं, प्लॉट नंबर डिफाइन कर देते हैं, और फिर सी ओ एल कॉल इसको बोल सकते हैं, इसके नाम से हम एक वेरिएबल चलाते हैं इस कैटेगरिकल कॉलम्स में, जिसका फिर वही कंडीशन हम सेम लगाते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सब प्लॉट्स ड्रॉ करते हैं, काउंट प्लॉट ड्रॉ करते हैं। एक्स ट्रिक्स मतलब एक्स एक्सिस, वाई ट्रिक्स मतलब वाई एक्सिस पे यूज होगा। टाइटल हमारा जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स लेवल, वाई लेवल को हम कुछ नहीं लिखते हैं, इसको ब्लैक छोड़ते हैं। उसके बाद +1 करते हैं, तो हमारा डेज ऑफ वीक के नाम से जो कॉलम था उसका एक ग्राफ यहाँ पे हमको शो हो रहा है। एज बैंड ऑफ ड्राइवर के नाम से हमारा जो ग्राफ मतलब कॉलम था उसके यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा है। सेक्स ऑफ ड्राइवर के नाम से शो हो रहा है। एजुकेशनल लेवल्स करके सारे जितने भी यहाँ पे कॉलम्स हैं, 27 कॉलम, सारे कॉलम्स का हमको यहाँ पे ग्राफ हमको इजिली मिल जाएगा।
इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कैटेगोरिकल वैल्यूज को हैंडल करना सीखते हैं कि हम कैटेगोरिकल वैल्यूज को हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी पहले हम टाइप्स पता करते हैं, कौन कौन से टाइप्स। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको int 64 दिख रहा होगा, मतलब दो कॉलम्स यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यूज हैं, बाकी सारे हमारे ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यूज हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं इंपोर्टिंग लेवल इनकोडिंग मॉड्यूल फ्रॉम sklearn प्री प्रोसेसिंग से हम लेवल इनकोडर को इंपोर्ट कराते हैं। sklearn हमारी लाइब्रेरी जो है वो डेटा एनालिसिस के बहुत ज्यादा काम आती है, और यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कराते हैं लेवल इनकोडर। यहाँ पे फिर एली के अंदर इस लेवल इनकोडर को हम इंपोर्ट करा लेते हैं। df1 नाम का वेरिएबल लेके डेटा फ्रेम को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फॉर आई इन कैटेगरिकल, इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एक्सीडेंट सेवेरिटी, df i इज इक्वल टू फिट ट्रांसफॉर्म। ये करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, और जब हम इन्फो करते हैं तो हमारे डेटा सेट में आप अगर इसको मैच कराएंगे तो पहले से और अब के डेटा सेट में हमारा बहुत डिफरेंस हो जाता है। जान सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, आपकी डेटा टाइप जो सब वहां पे ऑब्जेक्ट थी, सब यहाँ पे चेंज होकर इंटीजर वैल्यू हमको यहाँ पे शो होने लगी। उसके बाद इसका हम फिगर ड्रा करते हैं। फिगर साइज हम देते हैं 22,17। एसएनएस से सेट नाम के फंक्शन को इंपोर्ट करके हम स्केल इक्वल टू 1 देखते हैं। फिर हम हीट मैप ड्रॉ करते हैं इस पूरे कॉल के लिए, जो कि वैल्यू हमारी ट्रू होगी। तो हमारा इतना बड़ा सा हीट मैप जो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 कॉलम्स का, 4 बॉक्सेस का देख रखा था, वो हमको यहाँ पे पूरा शो हो रहा है A to Z। जैसे ये हमने 4 बॉक्सेस का, 4 स्क्वायर्स का हीट मैप दे रखा था, और फिर यहाँ पे अब वो इतना बड़ा हमको यहाँ पे हीट मैप शो हो रहा है। ये सारे हमारे डेटा जो थे सबका ये हमको हीट मैप शो हो रहा है। हमने ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यूज को इंटीजर टाइप वैल्यूज में कन्वर्ट किया, उसके बाद हम इस हीट मैप को यूज कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम df डॉट हेड हेड फंक्शन का यूज करते हैं, जिसमें जो हमारी यहाँ पे सारे कॉलम्स हैं और सारे रोज हैं, सबकी वैल्यू 0101 के फॉर्म में आ गई। 01 इसलिए आता है कि जब जीरो वैल्यूज फॉल्स होती है तो 0 आता है, और वैल्यू जब ट्रू होती है तो 1 आता है। बाकी ये जो 11 15 है ये सब हमने कन्वर्ट कर रखा है, ऊपर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं chai2 फ्रॉम scikit-learn से हम इंपोर्ट कराते हैं chai2। उसके बाद हम इस पे वैल्यूज पास करते हैं एक्सीडेंट वाला कॉलम्स को। फिर उसके बाद इस जिस नाम से हमने वेरिएबल बना रखा था, इस वेरिएबल को जैसे ही हम पास करते हैं तो हमारे जितने भी कॉलम्स थे, जितने भी रोज मतलब कॉलम्स के डेटा थे, वो हमारे एरेज के फॉर्म में हमको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एक हम डेटा फ्रेम ड्रा कर लेते हैं। जैसे हम डेटा फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे कॉलम्स है सबका हमको यहाँ पे एक डेटा फ्रेम ड्रॉ हो गया, जिसमें हमारा कॉलम्स का नाम और एफ स्कोर और पी वैल्यूज हमको यहाँ पे सिंपली शो हो रहे हैं। इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे फिर इसी वेरिएबल के अंदर शॉर्ट वैल्यूज कर देते हैं, मतलब हाईएस्ट, लोअर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इसको आप सिंपली बोल सकते हैं। तो हम इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पी वैल्यूज कॉलम्स के हिसाब से असेंडिंग में करते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो जैसे पी वैल्यूज कॉलम्स की वैल्यूज को हम असेंडिंग में करते हैं तो हमारी एफ स्कोर की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाती है। यहाँ पे असेंडिंग करने में 0 0 0 0 3 2 2 है, फिर उसके बाद 1 0 1 9 है, फिर 6 0 2 1, तो ऐसे ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर इवेल्युएटिंग वी हैव रिमूव लेसर इंपॉर्टेंट कॉलम्स एंड स्टोरिंग अ न्यू डेटा फ्रेम। हमारे डेटा सेट में जितने भी लेसर यूज ऑफ कॉलम्स है, मतलब जो कॉलम्स की हमके बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, उस कॉलम्स को हम यहाँ पे सिंपली ड्रॉप करते हैं, और जिस कॉलम की हमको जरूरत है बस उसी कॉलम्स को हम यहाँ पे रखते हैं। तो इतने कॉलम्स जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये सब कॉलम्स की हमको कोई जरूरत नहीं है। हमारे डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए इस कॉलम्स की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए इस कॉलम्स को हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। जैसे इस कॉलम को हम ड्रॉप करके हेड फंक्शन का यूज करते हैं तो हमारे पास सिर्फ इतने ही कॉलम्स हमको यहाँ पे बचते हैं। इसका शेप देखने के लिए df2 डॉट शेप का यूज करते हैं, तो हमारी रोज जो है वो तो उतनी है, लेकिन कॉलम्स हमारे 32 से सिर्फ 17 बचे। उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं, तो फिर से हमारा जो डेटा टाइप था वो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट शो होने लगा है, और फिर जो हमारे दो कॉलम्स थे इंटीजर वैल्यूज के, वो हमको सिर्फ दो कॉलम ही इंटीजर वैल्यूज के यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके बाद हमको क्या करता है, इसके बाद हम टू चेक डिस्टिंक्ट वैल्यू इन ईच कैटेगरिकल कॉलम वी आर स्टोरिंग देम इन न्यू वेरिएबल। डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यूज। यहाँ पे हम कैटेगरिकल अंडरस्कोर न्यू के नाम से हम यहाँ पे देखते हैं,
जैसे हम इसको पास करते हैं तो जितने कॉलम्स में हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यू है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, वो हमारे सारे कॉलम्स यहाँ पे शो होते हैं। उसके बाद हम एक फिर लूप लगाते हैं, आई लूप कैटेगरिकल अंडरस्कोर न्यू, जिस नाम से हमने यहाँ पे स्टोर करा रखा था। फिर हम प्रिंट कराते हैं आई वैल्यूज को काउंट करा के। तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 30 के बीच में इतनी वैल्यूज हैं, 31 से 50 के बीच में इतनी वैल्यू है, ओवर 51 इतनी, नो अननोन वैल्यूज कितनी है, अंडर 18 वैल्यूज कितनी है, सब कुछ यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली हमारे पूरे कॉलम्स के जो सारी डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पे इसको आसानी से समझने के लिए देख सकते हैं। फिर हम इसमें गेट डमीज का यूज करते हैं। डमीज मतलब कि जैसे क्लोन होता है किसी चीज का, उसका हम यूज करते हैं। तो डमी नाम का एक वेरिएबल बना के इसमें हम गेट डमी नाम के फंक्शन को यूज करते हैं, df2 वेरिएबल के अंदर जितने भी डेटा हैं उसके डेटा को। और यहाँ पे जैसे हम डमी करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, सब 0101 के फॉर्म में आ गया। इसके बाद हम यूज करते हैं कॉन्कैटिनेट डमी एंड ओल्ड डेटा फ्रेम्स। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है किसी भी दो कॉलम्स या दो डेटा सेट को एक में ज्वाइन करना। तो जैसे हम कॉन्कैटिनेट का यूज करते हैं तो हमारे जो दो कॉलम्स है या उससे ज्यादा कॉलम्स है वो हमारे एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसमें कॉन्कैटिनेट किए तो हमारे जो ये डेटा फ्रेम यहाँ की जो इस डेटा के जो कॉलम्स थे वो यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट हो गए, मतलब ज्वाइन हो चुके हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, ड्रॉपिंग डमीज कॉलम्स, मतलब कि जो हमने डमीज कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट कर रखा था उसी को हम कॉलम्स को हम यहाँ पे अब ड्रॉप करेंगे। तो जितने भी हमने डमीज कॉलम्स बनाए थे उन सबको हम यहाँ पे सिंपली ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप फंक्शन का यूज करके df3 नाम के वेरिएबल के अंदर से। फिर उसके बाद हेड नाम का फंक्शन लगा के हम इसको देख लेते हैं, जितना हमारा डेटा सेट पहले से था वैसे ही है। फिर उसके बाद 105 कॉलम्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। 105 कॉलम्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ कॉलम्स का यहाँ पे क्लोन बना रखा है। जैसे कि डमीज हमने जो बनाई, डमीज के अंदर हमारी कुछ वैल्यूज आ गई, लेकिन उस वैल्यूज के अंदर उसने मल्टीपल कॉलम्स को क्रिएट किया। तो जो डमीज में हमने कॉलम्स को यहाँ पे बना रखा था, गेट डमीज के अंदर इतने कॉलम्स को बना रखा था, इस कॉलम्स को तो हमने डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी यहाँ पे कॉलम्स यहाँ पे हम क्यों बढ़ गए, कॉलम्स इसलिए बढ़ गए क्योंकि डमीज जो है वो मल्टीपल कॉलम्स का यूज किया। किसी कॉलम्स में सिर्फ ट्रू फॉल्स वैल्यू को रखा, किसी कॉलम्स के अंदर उसमें मल्टीपल वैल्यूज को रखी, जैसे अलग अलग जो वैल्यूज हैं उसको रखी, इसीलिए हमारे कॉलम्स जो है वो ज्यादा बन गए। और डमीज कॉलम्स को डिलीट करने के बाद भी हमारे पास सिर्फ 105 कॉलम्स अभी भी बचे। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सेपरेटिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, मतलब कि इंडिपेंडेंट जो हमारा वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में जो डेटा है इसको हम सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से इसको df3 के अंदर जो इसको एक्सीडेंट नाम का ये है कॉलम है, इसके अंदर से हम डेटा को ड्रॉप करके इसका शेप चेक करते हैं। तो हमारा एक कॉलम पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुका है, यहाँ 105 कॉलम्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 104 कॉलम्स बचे हैं। फिर इस हेड फंक्शन का यूज करके हम इस कॉलम्स की वैल्यूज को देख सकते हैं, 104 कॉलम जो हमारे यहाँ पे बचे रखे हैं। इसके बाद फिर हम आई लॉग फंक्शन का यूज करते हैं। आई लॉग फंक्शन हमारा जो होता है वो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के लिए यूज होता है। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग मतलब किसी भी एक एरेज का, किसी भी एक डेटा का छोटा सा पार्ट कट करना, ये हमारा होता है इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग मतलब किसी भी डेटा को एक छोटा उसका नाम देना, न्यूमेरिक फॉर्म में उसको नाम देना, वो हमारा होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के लिए हम लॉग का यूज करते हैं और स्लाइसिंग के लिए हम आई लॉग का यूज करते हैं। तो इसमें हमको एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग वेरिएबल पास करना होता है, डिजिट पास करनी होती है। तो अगर स्टार्टिंग में कोलन के पहले हम कोई डिजिट नहीं पास करते तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्टार्टिंग है, और कोलन के बाद भी अगर हम कोई डिजिट नहीं पास करते हैं तो इसका ये मतलब है कि ये एंड तक जाएगा। और टू हमारा स्टेप है, जैसे कूदने का दो स्टेप होता है ना, वो उसी को टू स्टेप बोलते हैं। मतलब ये वन नंबर के डेटा को उठाएगा, फिर दो छोड़ के फिर एक ने उसको डेटा को उठाएगा, फिर दो छोड़ेगा, फिर उसके उठाएगा। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है इस कॉलम्स के अंदर कि टू टू स्टेप पे हमारा कौन कौन सा यहाँ पे इंजरीज, ये स्लाइट इंजरी या सीरियस इंजरी का डेटा है वो हमको दिखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं चेकिंग द काउंट ऑफ ईच आइटम इन द आउटपुट कॉलम, वाई डॉट वैल्यूज काउंट। यहाँ पे हम इसको काउंट करते हैं फिर से, जैसे हमने पहले कर रखा था, सेम वही तरीका है काउंट करने का। फिर उसके बाद इस काउंट प्लॉट को हम ड्रॉ करते हैं, जैसे पहले हम स्टार्टिंग में ही हमने पहला प्लॉट यही ड्रॉ किया था तो इसको हमने ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद ओवर सैम्पलिंग मेथड का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओवर सैम्पलिंग में क्या होता है, स्मोट नाम के एक फंक्शन का यूज करते हैं हम लाइब्रेरी से। यहाँ पे इस लाइब्रेरी के अंदर से
हम स्मूथ नाम के फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि ओवर सैम्पलिंग मेथड्स के करने के लिए काम आता है। तो ओवर सैम्पलिंग इज इक्वल टू स्मूथ, फिर एक्स ओ वाई ओ ओवर सैम्पलिंग डॉट फिट अंडरस्कोर रीसैंपल एक्स वाई वैल्यूज को यहाँ पे हम पास करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं इसका आउटपुट y1 और y1 y1 के नाम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम डेटा स्ट्रीम्स को यहाँ पे क्रिएट करते हैं yo वाला का, और इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो जो हमारा डेटा फ्रेम बना उसकी वैल्यूज जो है उस तीनों की वैल्यूज अब सेम आ रही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका काउंट प्लॉट करते हैं और एक प्लॉट बना देते हैं, ग्राफ प्लॉट बनाते हैं। तो अब तीनों की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे हमको सेम आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे इसमें से ये बड़ा दिख रहा था, ये छोटा दिख रहा था। तो स्मूथ क्या करता है, स्मूथ एक फंक्शन है जो कि हमारे जो भी ग्राफ है, जो भी डेटा है, उस ग्राफ को इक्वली फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डेटा को इक्वली फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो हाईएस्ट डेटा होता है उसी के हिसाब से हमारे डेटा में उसको आगे पीछे करके या जो भी मेथड्स का यूज होता है उसको करके वो इक्वल ही तीनों हमारे इक्वल कर देता है। तो इसीलिए आपको इस ग्राफ चार्ट, इस बार चार्ट में आपको इक्वली डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद हम करते हैं स्प्लिट, डेटा को अलग अलग करते हैं। स्प्लिट करने के लिए स्काइलर्न से हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं, जो मशीन लर्निंग में हमारे काम आता है। ट्रेन में होता है कि हम डेटा को ट्रेन करते हैं, फिर टेस्ट में होता है उसी डेटा को हम टेस्ट करते हैं जिस डेटा को हमने ट्रेन कर रखा है। और स्प्लिट का मतलब होता है कि अगर हमारा मेथड नहीं ठीक से काम कर रहा तो उसको हम हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो x की वैल्यू को हम ट्रेन कर रहे हैं, x की वैल्यू को टेस्ट कर रहे हैं, y की वैल्यू को ट्रेन कर रहे हैं, y की वैल्यू को टेस्ट कर रहे हैं। और ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड हम बाकी पिछले टास्क में भी हमने इसको पढ़ रखा है। तो इसको हम यहाँ पे x की वैल्यूज को ट्रेन और y की वैल्यूज को ट्रेन टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमारी आउटपुट आता है। x ट्रेन का शेप क्या होता है, 21,000 हो गया। और x टेस्ट टेस्ट का शेप क्या होता है, 9,000 है। y का 21,000 है और y टेस्ट का 9,000 ही है। इसमें हमारी वैल्यूज क्यों बढ़ी, क्योंकि हमने और डेटा को यहाँ पे ट्रेन किया। ट्रेन मतलब कि हमारे जो डेटा है हमारे प्रेजेंट थे 12,000 कॉलम से, उनको हम 2 बार ने ट्रेन कर दिया। इसीलिए हमारा कुछ 21-22 हजार के आसपास जो है वो हमारा पहुंच गया। उसके बाद केएनएन मेथड का यूज करते हैं। केएनएन मेथड जो होता है वो मशीन लर्निंग का एक बहुत अच्छा एल्गोरिदम होता है। के मीन क्लस्टरिंग और केएनएन और एसवीएम, ये सब बहुत अच्छे एल्गोरिदम्स होते हैं किसी भी डेटा को परफॉर्म करने के लिए, और किसी भी डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, या किसी भी डेटा को यहाँ पे हमको अगर इनसाइट्स या पैटर्न्स फाइंड करने हो तो इसमें बहुत हेल्प करता है हमारा केएनएन। केएनएन का फुल फॉर्म होता है के नियरेस्ट नेबर, मतलब कि किस डेटा सेट के बगल में सबसे नेबर में कौन सा डेटा सेट हमारा आ रहा है उसको ये क्लस्टर कर देता है, मतलब धीरे 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 करके अपने में मिला लेता है। केएनएन मॉडल का हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हमको यहाँ पे के नियरेस्ट क्लासिफायर का इंपोर्ट कराना होगा sklearn लाइब्रेरी से, जिसके अंदर मॉडल अंडरस्कोर केएनएन नाम का वेरिएबल बनाते हैं। उसके बाद इसमें हम n की वैल्यूज, n नेबर्स की वैल्यूज को पास करते हैं, फिर x ट्रेन और y ट्रेन की वैल्यूज को हम पास करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफायर है वो कुछ लिख के आ रहा है यहाँ पे, जुपिटर इन्वायरमेंट प्लीज रीरन दिस सेल टू शो। तो इस सेल को हम रीरन करते हैं। इसके बाद हम यूज करते हैं प्रीडिस, इसके बाद हम यूज करते हैं प्रिडिक्शन का। प्रिडिक्शन का यहाँ पे यूज करने के बाद y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, मतलब किसी भी डेटा सेट को हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं तो उसका आगे का जो है वो, जैसे आगे का इंसाइट्स क्या होंगे, पैटर्न्स क्या होंगे। जैसे हमारे डेटा सेट में हमको ये चेक करना था कि हमारे डेटा सेट में रोड एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, कौन से हॉटस्पॉट पे हो रहे हैं, तो उसको हम प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं के एन एन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो मॉडल अंडरस्कोर के एन एन का यूज करते हैं, फिर प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट, जो हमने एक्स की वैल्यूज को टेस्ट किया था वो हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। वाई प्रेडिक्ट कर देते हैं तो हमारे सीरियस इंजरीज कॉलम्स जो है वो हमको यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद चेकिंग एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एक्यूरेसी को चेक करते हैं, मतलब एक्यूरेसी हमारा डेटा सेट जो हमने प्रेडिक्ट कर रखा है, जो हमने वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर रखी है वो कितनी एक्यूरेट है। तो एसक्यूएल लाइब्रेरी से हम इसको क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले नाम के इतने सारे फंक्शंस को यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है मशीन लर्निंग
डेटा को यूज करने के लिए आपको एक्यूरेसी के लिए आपको अलग से कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर नाम की अगर sklearn लाइब्रेरी से फंक्शन को यूज मेथड को इंपोर्ट करते हैं तो डायरेक्ट हम उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। तो रिपोर्ट अंडरस्कोर KNN में क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हम यहाँ पे वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट डेटा को हम निकालते हैं, जिसमें हम फेटल इंजरीज का प्रेडिक्शन जो है वो हमारा प्रिसीजन आ रहा है 0.80 और रिकॉल वैल्यू आ रही है 1, F1 स्कोर आ रहा है 0.89 और सपोर्ट आ रहा है 3126। इसी तरीके से तीनों कॉलम्स का यहाँ पे वैल्यूज आ रही है। एक्यूरेसी हमारी हमारी इस कॉलम्स में नहीं आ रही। F1 स्कोर में 74% एक्यूरेसी हमारी आ रही है। माइक्रो एवरेज है और वेटेज एवरेज है, ये आप देख देख सकते हैं इसमें। इसके बाद एक्यूरेसी स्कोर निकालने के लिए एक्यूरेसी अंडरस्कोर KNN के नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट, जो हमने वाई को डेटा को टेस्ट कर रखा था, वाई के डेटा को प्रेडिक्ट कर रखा था, उसकी एक्यूरेसी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो एक्यूरेसी हमारी है 0.73, मतलब कुछ 74% के आसपास हमारी एक्यूरेसी आ रही है। उसके बाद हम इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। मैट्रिक्स अंडरस्कोर KNN नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स वाई के टेस्ट और वाई के प्रेडिक्ट डेटा से हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे आपको सिंपली शो हो रही होगी और इसी का ये आपको एक ग्राफ शो हो रहा होगा, बॉक्स के फॉर्म में है ये चार्ट, ये आपको शो हो रहा है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर बताऊंगा। इस फाइल का जो लिंक है वो गिटहब रिपोजिटरी में मिल जाएगा। मैं गिटहब की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो इस फाइल को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं गिटहब से। और कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा। आपके इस टास्क में सिर्फ 4 टास्क को ही अपलोड करना था, ये 5th टास्क है। अगर 5th टास्क बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपको सिर्फ 4 ही टास्क अपलोड करना था। अगर आप 5वां भी करना चाहते हैं तो 5वां भी टास्क इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जो भी हमारे ग्राफ्स यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। हीट मैप का कुछ बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें में से किसी का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आपको फिर अपने लिंक्डइन पे शेयर करना होगा। और ये रिपॉजिटरी आपको गिटहब पे शेयर करके उसका सबमिशन लिंक आपको सबमिशन वाले लिंक में बॉक्स में आपको शेयर करना होगा। आप ये सब तो जानते ही होंगे। बाकी कोई अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट आउट करिए, मैं सबके जवाब जरूर दूंगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।